हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में जो 2018 का पेपर है, इस पेपर का हम लोग पूरा का पूरा हल देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने इसके पहले 2016 और 2022 में जो रसायन विज्ञान के पेपर हुए हैं उन सभी की वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और मेरे पास 2023 का भी है रसायन विज्ञान का पेपर, ठीक है, तो इसका भी मैं आप लोगों को पूरा का पूरा हल बहुत जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस पेपर का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही है जिसे हमें छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 1 का देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ख में दिया है सोडियम टेट्राथायोनेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी कि +2.5 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। ठीक है, ग में देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि झाग किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, तो ये आपका पहला सही होगा, गैस में द्रव। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर घ में देखिए लिखा गया है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तो यानी कि धातु की प्रकृति पर, विलयन की मोलरता पर, विलयन के ताप पर, या इनमें से सभी। तो यानी कि ये किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इनमें से सभी पर निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, यानी इन सभी पर। ये अंगा वाला जो है आपके क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण निम्न में से किस गलित मिश्रण के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी Al2O3 + Na3 AIF6 + CaF2। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एक दंती लिगेंड क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो एक दंती लिगेंड प्यारे बच्चों आप जानते हो कि जो केवल एक ही लिगेंड हो, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि जिसमें केवल एक ही धातु परमाणु होता है, वो हमारा क्या होता है, एक दंती लिगेंड होता है। ठीक है, ख वाले में देखिए यहाँ पर लिखा गया है इसमें हार्डे-सुलजे का नियम बताइए। ठीक है, तो हार्डे-सुलजे का नियम ये आपके सिलेबस में हट गया, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। बाकी ग और घ का मैंने पहले से वीडियो प्रोवाइड कर दिया दोनों क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, तो वहाँ से इन दोनों क्वेश्चन का आपको हल मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में देखिए कहा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 3 का क में देखो लिखा है फास्फोरस से आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त करने के में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि फास्फोरस से आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त करने के लिए रासायनिक समीकरण देना है। तो प्यारे बच्चों ये जो होता है फास्फोरस से आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त करने की जो विधि होती है वो प्रयोगशाला विधि होती है। ठीक है, तो इसका रासायनिक केवल समीकरण हमें देना है, तो इसका रासायनिक समीकरण देख लीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है फास्फोरस से आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त करना है, तो इसका जो सलूशन होगा यहाँ पर हम लिखेंगे ये फास्फोरस। यहाँ पर फास्फोरस कौन सा लेंगे, लाल फास्फोरस। ठीक है, ये हमारा होगा लाल फास्फोरस। ठीक है, लाल फास्फोरस। ठीक है, और प्लस हम यहाँ पर HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा देंगे। ठीक है, HNO3 से यानी कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, यानी कि यहाँ पर इसको गर्म करेंगे और आयोडीन जो है इसका उत्प्रेरक लेंगे। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होगा, यानी कि H3PO4। ठीक है, और प्लस NO2 प्राप्त होगा और जल भी प्राप्त होगा। ठीक है, और इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 5 से गुणा करा देना होगा। तो ये हमारा क्या मिल गया, आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त हो गया है। ठीक है, यही हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है इसका 1 नंबर का। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए
इसमें कहा जा रहा है ख में कि निम्न अभिक्रिया के कारण सहित ऑक्सीकारक एवं अपचायक बताइए। यानी कि इस अभिक्रिया में हमें बताना कि कहाँ पर ऑक्सीकारक हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों बताना है कहाँ पर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जिसका खुद का अपचयन होता है वो हमारा ऑक्सीकारक होता है, और जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो हमारा अपचायक होता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में देख रहे हो कि यहाँ पर जो सोडियम है इसके ऊपर कोई, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 आयन होता है, और यहाँ पर देख रहे हो सोडियम के पास कोई आयन नहीं। तो इसका मतलब कि इधर देखो क्या हो गया है, इधर माइनस कमी हुआ है और इधर बढ़ा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आयन है ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या है रहा है, माइनस में घटा है। ठीक है, और यहाँ पर HNO3 में देखिए यहाँ पर कितना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या देख लीजिए, ये N की यहाँ पर 5 होगी, क्योंकि यहाँ पर निकालोगे तो ऑक्सीकरण संख्या N का 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर N कितना है, 2 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। तो इधर क्या हो गया, उत्पाद में क्या है, आपका कमी आया है। जब जहाँ पर कमी होता है तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, तो जहाँ पर कमी होता है वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसका मतलब हमने कहा कि जिसमें, यानी कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। ऑक्सीकरण का मतलब कि उत्पाद में वृद्धि, तो इधर कमी है, इधर वृद्धि हुई है आयोडीन में, तो इसका मतलब कि हमारा क्या है, अपचायक है। यही रीजन है। ठीक है, अपचायक। और ये यहाँ पर देख रहे हो कि सॉरी, यहाँ पे अपचायक नहीं, ये आपका, हाँ मैंने बताया कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो हमारा क्या है, अपचायक होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो इसका ऑक्सीकरण हुआ तो ये हमारा अपचायक होगा, और जिसका अपचयन हुआ है वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। तो यहाँ पर HNO3 हमारा क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कोलराउस का नियम क्या है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। कोलराउस का नियम क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, आप परिभाषा मैंने बता दिया, लिख लेना है। ठीक है, परिभाषा एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका सूत्र मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है, बराबर धनायनों, ठीक है, पॉजिटिव वाले का, ठीक है, धनायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, फिर उसके बाद निगेटिव आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, का योग हमारा क्या कहलाता है, कोलराउस का नियम कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हेजन-क्लेवर विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, ये आपके सिलेबस में नहीं, हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 4 का क में दिया है, कह रहा है कि समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये आपके सिलेबस में हट गया, ये नहीं है समीकरणों को संतुलित करना। बाकी IPSC का ख वाला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इस दोनों क्वेश्चन की वीडियो करा रखा है, IPSC का, दोनों टाइप का IPSC जो नामकरण आता है पेपर में, दोनों टाइप के मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस क्वेश्चन का वहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर और नाम भी देखो मैंने लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा टेट्राएमिन टेट्रा सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्राइट। ठीक है, ये इसका IPSC नाम हो जाएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है सिलेबस में हट गया है, तो इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर घ वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसको भी नहीं। प्रश्न नंबर 5 का क में देखेंगे, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है इसमें कि उप सहसंयोजन यौगिकों की सिस ट्रांस समयावता को एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि सिस समयावता क्या होती है और ट्रांस समयावता क्या होती है, इसको हमें उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। तो सिस समयावता की परिभाषा लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कि जब दो एक समान लिगेंड एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर स्थित होते हैं तो सिस समयावता कहलाता है। और ट्रांस समयावता की परिभाषा बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए। जब दो एक समान लिगेंड एक दूसरे से 180 अंश के कोण पर स्थित होते हैं तो वह हमारा ट्रांस समयावता कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग इसका समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर CrCN4Cl2,
ठीक है, ये हमने उपसंयोजक यौगिक ले लिया और इसकी हमें cis समायोता और ट्रांस समायोता बतानी है। तो हमने कहा कि जब दो समान लिगेंड एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर स्थित होंगे तो उनके बीच में वो क्या कहलाता है, cis समायोता कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर Cl जोड़िए, यहाँ पर Cl जोड़िए, फिर यहाँ पर Cn, ठीक है, फिर यहाँ पर Cn, यहाँ पर Cn और यहाँ पर भी Cn जोड़ दीजिए। तो अब ये देख रहे हो कि इन सभी के बीच में क्या है, 90 अंश का कोण है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, cis समायोता कहलाएगा। ठीक है, और ट्रांस समायोता है, ट्रांस समायोता यही जो समान लिगेंड है एक दूसरे से 90 अंश के कोण पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ट्रांस समायोता का बना लीजिए। तो यहाँ पर जोड़िए क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपका Cn, यहाँ पर Cn, यहाँ पर भी Cn और यहाँ पर Cn। तो अब ये देख रहे हो ये सभी क्या है, एक दूसरे से 180 अंश के कोण पर स्थित हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस समायोता हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए और इन अभिक्रियाओं के दो प्रमुख लक्षण बताइए। तो मैंने यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्वेश्चन करा रखा है, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। लेकिन बता दे रहा हूँ इसका जो मात्रक होता है सेकंड इनवर्स होता है, बाकी उपयोग आपको उस क्वेश्चन में यानी उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लक्षण। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ख में दिया है, कह रहा है कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड की प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 30 मिनट का समय लगता है। यदि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर देख रहे हो कहा जा रहा है कि आधी मात्रा की वियोजन होने में 60 मिनट का समय लगता है। यानी कि इसका अर्ध आयुकाल यानी कि t½ का मान कितना दे रखा है, 60 मिनट। ठीक है, और आपसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र मैंने बताया था, वो सूत्र होता है k बराबर 0.693/t²। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से हम मान निकाल लेते हैं। तो k बराबर हो जाएगा 0.693/60। ठीक है, दशमलव ये 3 स्थान पे, तो हटाने के लिए हम 1000 से गुणा और 1000 से भाग कर दें। तो ये हो जाएगा k बराबर 693/60 और ये 10³ ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो इसका जब हम लोग भाग कर देंगे तो इसका पूरा आंसर आ जाएगा k बराबर 11.55 गुणे 10³ प्रति मिनट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिएगा ये वाला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का पेपर में आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद फैराडे का यहाँ पर विद्युत अपघटन के नियम को हमें बताना है, तो इसकी वीडियो मैं अलग से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये घ वाला क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रश्न नंबर 6 में ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि पूछा गया है, तो जबकि आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है अथवा करके, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का आंसर मैंने ये पहला, दूसरा, तीसरे का मैंने प्रोवाइड कर दिया पहले से ही वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इन सबके हल आपको उस वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे ये आपका पेपर का पूरा हल प्रोवाइड हो गया। अब इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके आगे मैं आपको 2023 का जो रसायन विज्ञान का पेपर दिखा है उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।